नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT कक्षा 8 की जो गणित की पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 11 अपना चल रहा था। आज हम उसकी प्रश्नावली 11.2 आपके सामने बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद में हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बहुत ही सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखने जा रहे हैं पिछली एक्सरसाइज में तो हमने देखा था सीधा समानुपात, और इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं प्रतिलोम अनुपात। सीधा अनुपात में तो हमने क्या देखा था, x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2, ये देखा था। इसमें हम देखने वाले हैं x1 बट्टा x2 और बराबर y2 बट्टा y1, ये सब हम इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में यहाँ चाल किलोमीटर में दिखाई गई है और मिनट नीचे दी गई है। अगर 3 किलोमीटर 30 मिनट में पहुँचता है तो 6 किलोमीटर के लिए 15 मिनट, मतलब 1/2 से 30 गुणा 1/2 हो जाएगा। मतलब ये तो पैदल चलकर दौड़कर उससे आधा टाइम लगेगा। तो 2 से 30 को काट दो 15, 15 को 1 से गुणा करो, 15 कम 15, 15 यहाँ आ गए। तीसरा है 9/10। तो यहाँ क्या होगा, 9/10 है तो इस 30 को ही क्या करेंगे, यहाँ 9/10 है तो हम 30 में क्या करेंगे, 30 गुणा यहाँ 9/10 है तो यहाँ हम 10 तिया इसको हम करेंगे तो ये इसका 3 गुना है, तो ये 3 3 9 है तो ये इसका 3 गुना 10 तिया 30 हो जाएगा। ये 3 का दुगुना 6 है तो ये 15 का दुगुना 30 हो जाएगा। मतलब ये ऊपर वाले दुगुने होते जाएंगे और नीचे वाले उतने ही कम, आधे आधे कम होते जाएंगे। एक में आधा कम हुआ है, एक में 1/3 कम हुआ है और एक में 1/15 कम हुआ है। मतलब इस 30 में गुणा 1/15 करेंगे, 15 को भाग दिया 30 में, 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 आया। तो इस प्रकार 30 में 1/3 करेंगे तो 3 का 30 में भाग देंगे 10 आएगा, 10 को गुणा 1 करेंगे 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये किया गया है। इसमें यह बताया गया कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है। इस प्रकार 1/2 2 का प्रतिलोम है, मतलब 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तो यहाँ 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 गुणा 2 भी कर सकते हैं, वो बराबर 1 होता है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गए तो ये 1 1 हो गया, तो बराबर में 1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये यहाँ दिया गया है 40 50 60, इसमें 10 बढ़ रहा है, इसमें 10 बढ़ रहा है, इसमें 15 बढ़ गया, इसमें 5 बढ़ गया, इसमें 20 बढ़ गया। उसी प्रकार नीचे वाले में भी इनका अनुपात निकालेंगे। ये 4/15 हो गया, ये 5/12 हो गया। तो ये इस प्रकार से इसको हल करके नीचे बताया गया है। और फिर इसका हमने बताया था प्रतिलोम के लिए ये होता है x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर के, अर्थात हम x1 बट्टा x2 बराबर y2 बट्टा y1 इसको लिखेंगे और ये प्रतिलोम अनुपात है। फिर इसमें एक वर्गीकृत कागज लीजिए, इसमें आप इसको करके देख सकते हैं। हम ये करेंगे प्रयास कीजिए वाला करेंगे। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि निम्नलिखित 3 सारणियों को देखिए और ज्ञात कीजिए कि कौन से चरों में x और y के युग्म परस्पर प्रतिलोम अनुपात में है, मतलब उल्टे हैं। तो यहाँ पहले में देख रहे हैं x में 50 40 30 20 दे रखा है और y में 5 6 7 8 दे रखा है। मतलब x में तो कमी
और y में वृद्धि दे रखी है। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, x गुणा y। तो x गुणा y 50 गुणा 5 तो बराबर एक बार तो हो जाएगा 50 गुणा 5। फिर ये आगे वाले के 40 गुणा 6 के बराबर है या नहीं वो देखना है। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 50 पंजो 250 और आगे 40 को 6 से किया, 6 चौको 24, 240 हुआ। तो ये इसके बराबर नहीं है, 250 240 के बराबर नहीं है। और आगे देखें 30 को 7 से किया, 7 21, ये 210 हुआ। तो ये भी 240 के बराबर नहीं है। तो बराबर का चिन्ह लगा के ऐसे क्रॉस कराएंगे तो मतलब ये बराबर नहीं है। फिर आगे x 20 है और y 8 है, 20 को 8 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 160 हुआ। तो ये भी बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं x और y जो है वो परस्पर व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। इसी प्रकार दूसरे में देखें, 100 को 60 से गुणा करते हैं तो ये 6000 हो गया। 200 को 30 से गुणा करते हैं तो ये भी 6000 हो गया, मतलब ये बराबर चल रहे हैं। 300 को 20 से गुणा करते हैं तो ये भी 6000 हो रहा है। 400 को 15 से गुणा करते हैं तो ये भी 6000 हो रहा है, मतलब 6000 जो संख्या है वो स्थिर है। इसका मतलब हम कहेंगे x और y जो है वो परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम थर्ड वाला देखें तो इसमें x गुणा y 90 गुणा 10 900, 60 गुणा 15 15 6 को 90, ये भी 900, मतलब ये बराबर है। फिर 45 गुणा 20 45 दूनी 90, ये भी 900 बराबर है। फिर 25 30 75 750, ये इसके बराबर नहीं है। तो यहीं ये कैंसिल हो गया। तो इसको हम कहेंगे x और y जो है वो परस्पर व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। तो इस प्रकार इसको हम कहेंगे। फिर बताया गया कि जब दो राशियाँ x और y प्रत्यक्ष या सीधे समानुपात में होती हैं, अर्थात अनुक्रमानुपाती होती हैं, तो उन्हें x थीटा ए भी लिखा जाता है। जहाँ दो राशियाँ x y प्रतिलोम समानुपात में अर्थात व्युत्क्रमानुपाती हैं तो उन्हें x थीटा 1/y लिखा जाता है। फिर नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर हम इसमें देख सकते हैं पाइपों की संख्या ऊपर दी गई है और मिनटों की संख्या नीचे दी गई है। तो ये x हमें निकालना है, इसकी मिनट निकालनी है। तो पहले हमने बताया था ये x मानना है और ये y मानना है। तो दोनों का गुणा करो, 6 को 80 से गुणा किया है, 5 को x से गुणा किया 5x। फिर x निकालेंगे तो 5 नीचे चला जाएगा बट्टा में और ऊपर 80 गुणा 6 हो जाएगा। 80 को 5 से काट दो 16, फिर 16 को 6 से गुणा करो, 16 छके 96। तो x की वैल्यू यहाँ 96 आ चुकी है। तो यहाँ x की जगह 96 हो जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में आपको करना है। तो ये एग्जाम्पल जो है ये बहुत ही सरल ढंग से यहाँ बताए गए। अब हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 11.2 में। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है और कौन सा नहीं है, तो वो बताना है। तो इसमें पहला देखें, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा जो समय है ये प्रतिलोम अनुपात में है या नहीं है। तो हम देखें कि हम ये जानते हैं कि कोई भी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या में उस कार्य को पूरा करने में कम समय लगता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रतिलोम अनुपात की स्थिति जो है वो यहाँ पर प्रकट हो रही है। दूसरे में देखें, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि एक समान चाल से किसी यात्रा में जितना अधिक समय लिया जाता है उतनी अधिक दूरी तय होती है। तो ये भी प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में यहाँ दर्शाया गया है। तीसरे की बात करें, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो इसके लिए भी हम कहेंगे जितनी अधिक भूमि में खेती की जाएगी उतनी अधिक फसल काटी जाएगी। तो ये तो स्पष्ट बात है। अतः ये भी प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति में दर्शाया गया है। चौथे को देखें, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। तो हम ये जानते हैं कि जितनी अधिक वाहन की स्पीड होगी, गति होगी,
किसी निश्चित दूरी को तय करने में उतना ही कम समय लगेगा। कि स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। तो ये भी प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। 5वें में देखें, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो ये तो हम जानते हैं कि जितनी अधिक जनसंख्या होगी देश में, प्रति व्यक्ति के लिए भूमि का क्षेत्रफल जो है वो उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ भी ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति बन रही है। तो सभी में प्रतिलोम अनुपात की स्थिति बनती है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है, एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से बांटी जा रही है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती है। ये भी हमें देखना है। तो हम कह सकते हैं कि विजेताओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी प्रत्येक विजेता को उतनी ही कम पुरस्कार राशि मिलेगी। अगर विजेता 1 है तो उसको राशि ज़्यादा मिलेगी, और विजेता 1 से ज़्यादा हो गए तो वो राशि उतनी ही राशि उन सभी में बढ़ जाएगी। तो ये स्थिति जो होगी ये व्युत्क्रमानुपाती स्थिति यहाँ होगी। अब हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। तो यहाँ 1 और 2 का दिया गया है, मतलब ऊपर वाला अक्ष है, नीचे वाला y है। तो अक्ष y को गुणा करना है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ 4 और नीचे मान लें अक्ष। तो 4 को अक्ष से गुणा किया 4 अक्ष हो गया, और आगे 1 लाख है, 1 लाख को 1 से गुणा किया तो 1 लाख ही रहा है। अब अक्ष निकालेंगे तो इस 1 लाख में 4 का भाग देंगे तो अपने पास 25,000 आ जाएगा। तो इस अक्ष की जगह 25,000 आ जाएगा यहाँ। फिर आगे वाले में 5 के नीचे अक्ष मान लें, और फिर इसमें भी स्थिति देखें तो 4 में तो अपने पास 25,000 हो गई, 5 में माने तो यहाँ हम अक्ष की जगह क्या मान लें, y मान लें। तो यहाँ 5y और यहाँ आगे 1 लाख गुणा 1, तो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख में 5 का भाग देंगे तो यहाँ अपने पास 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ y की स्थिति 5 के नीचे 20,000 हो गई। पहले 1 लाख, फिर 50,000, फिर 25,000, फिर 20,000। 8 के नीचे की स्थिति हम देखें तो 8 के नीचे हम माने तो 8 उसमें x मान लिया, इसमें y मान लिया, आगे 8 के नीचे z मान लो। तो z 8 गुना z 8 z हो गया, और आगे 1 लाख, 1 लाख में 8 का भाग देंगे तो अपने पास 12,500 आ जाएगा। तो ये अपने पास इस z की स्थिति आ गई। और फिर हम आगे 10 के नीचे क्या माने, r मान लें या कुछ भी मान लें, p मान लें 10 के नीचे। तो 10 गुणा p 10p, और आगे 1 लाख गुणा 1 लाख। 1 लाख में p निकालेंगे तो 1 लाख में 10 का भाग देंगे तो अपने पास 10,000 आ जाएगा। तो इस p की जगह 8 के नीचे 10,000 आ जाएगा। आगे वाले को q मान लो, 20 गुणा q 20 q, और 1 गुणा 1 लाख 1 लाख। q निकालेंगे तो 1 लाख बट्टा 20 का इसमें भाग देंगे 5,000 आ जाएगा। तो लास्ट वाले यहाँ Q में अपने पास क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार 20 के लिए ये राशि 5,000 हो जाएगी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। तो यहाँ ये पहिए तीलियों से बनाए गए हैं। वो समान तीलियाँ इस प्रकार से लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच में कोण बराबर हो। कि जो तीलियाँ हैं वो समान लगा रहा है, एक जैसे ही कोण होने चाहिए। ये नहीं कि ये तिल्ली हटा दी, यहाँ से यहाँ तिल्ली हो गई और फिर यहाँ से तिल्लियाँ लग गई। सभी तिल्लियों में बराबर दूरी के कोण यहाँ बन रहे हैं। अब ये सारणी हमें पूरी करनी है। तो इस सारणी को पूरा करेंगे, और नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को भी हमें पूरा करना है। पहला क्वेश्चन है कि क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है या नहीं है, ये भी हमें बताना है। 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए, ये करना है। थर्ड वाला है, यदि क्रमागत तीलियों में के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो ये तीनों स्थिति हमें ज्ञात
करनी है। मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को पूरा करेंगे। तो हम जानते हैं कि तीलियों की संख्या जितनी अधिक होगी तो क्रमागत तीलियों में किसी युग्म के बीच का कोण उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे मान लो 2 तीलियां हैं तो ये कोण बड़े हैं, ज़्यादा तीलियां लगाएंगे तो ये कोण छोटे होते जाएंगे। तो हम 4 गुणा 90 डिग्री, ये x है ये y है, x गुणा y हो गया, 4 गुणा 90 हो गया और इधर 6 गुणा 60 हो गया। तो अब हम देखें 6 गुणा 60 तो 360 हो गया और 9 गुणा 36, 9 चौक 36, ये भी 360 हो गया। मतलब दोनों बराबर हैं। तो ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति यहाँ प्रकट हो रही है, दोनों बराबर हैं। या फिर हम आगे देखें 8 वाले में, और यहाँ हम मान लें x। तो पहले 4 गुणा 90 और 8 गुणा x निकालेंगे तो 90 गुणा 4 में 8 का भाग देंगे, मतलब 360 में 8 का भाग दिया तो अपने पास 45 आया। तो 45 डिग्री जो है ये x की वैल्यू हो गई। फिर आगे y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ तो 360 हो गए दोनों का गुणा, और यहाँ 10 गुणा y 10y हो गए। y निकालेंगे तो 10 नीचे चला जाएगा और ऊपर 360 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 36 डिग्री आएगा, वो इसके नीचे आ जाएगा 10 के। इसी प्रकार यहाँ z मान लो 12 की जगह, फिर 12 के नीचे z मान लो, 12 गुणा z 12z हो गया, और इधर 4 गुणा 90 360 हो गया। z निकालेंगे तो 360 में इस 12 का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे तो 30 डिग्री अपने पास आ जाएगा, जो z का माप आया है। तो 45 36 30 डिग्री ये अपने पास इस बॉक्स में आगे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है पहले वाला। तो इसमें हम लिखेंगे कि हाँ, तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों में तीलियों के युग्म के बीच का कोण जो है वो प्रतिलोम समानुपात में होता है। तो इसमें पूछा है क्या होता है, तो हम लिखेंगे हाँ, मतलब यस। दूसरे में बताया गया कि माना 15 तीलियों में, तो 15 तीलियाँ हैं, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण हम x डिग्री मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 गुणा x डिग्री बराबर वही 4 गुणा 90 हो जाएगा 360। x निकालेंगे तो 360 तो ऊपर हो गया और नीचे 15 आ जाएगा। तो 15 से 360 को कैंसिल करते हैं तो अपने पास 24 डिग्री जो है ये x की वैल्यू आ जाती है। तो ये भी एक इस प्रकार जो अपना कोण होगा सेकंड वाले का वो 24 डिग्री का वांछित कोण बन जाएगा। अब थर्ड वाले को करें, इसमें भी हम लिखेंगे कि माना कि आवश्यक तीलियों की संख्या, यहाँ भी हम x मान लें, और यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण यहाँ 40 डिग्री है तो हम x गुणा 40 कर लें और बराबर 4 गुणा 90 रहेगा। तो x निकालेंगे तो 4 गुणा 90 360 हो गया और बट्टा x गुणा 40 40 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 36 कैंसिल, मतलब 9 डिग्री। तो इस प्रकार वांछित तीलियों की संख्या थर्ड वाले में 9 हो जाएगी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं, और यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। तो यहाँ बच्चे कम होंगे तो मिठाई ज़्यादा मिलेगी, ये तो स्पष्ट बात है। तो बच्चों की संख्या अगर 4 कम कर दें तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 24 थी और 24 में 4 कम कर दें तो अपने पास 20 हो जाएगा। तो माना कि बच्चों की संख्या 20 होने पर प्रत्येक को x मिठाई ज़्यादा मिलेगी। तो इसके लिए सारणी बनाएंगे, पहले बच्चों की संख्या और दूसरा है मिठाइयों की संख्या। तो पहले तो दे रखी थी 24 और कितनी दे रखी थी 5 बच्चों में, और फिर 4 बच्चे कम हो गए 20 हो गए, तो ये मिठाइयों की संख्या x मान ली। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि कम बच्चों को अधिक मिठाई मिलेगी और ज़्यादा बच्चे होंगे तो मिठाई कम हो जाएगी। तो यहाँ ये स्थिति जो है ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति बन रही है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 24 गुणा 5 बराबर 20 गुणा x। तो यहाँ 24 गुणा x निकालेंगे तो 24 गुणा 5 बटा नीचे 20 है,
तो ये अक्स हम निकालेंगे। तो इस 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 6 चौक 24। तो यहाँ अक्स की वैल्यू अपने पास 6 आ गई। तो मिठाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अतः प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिल जाएंगी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, और यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? तो इसमें भी हम मान लें कि भोजन x दिन तक के लिए पर्याप्त रहेगा। वही सारणी बनानी पड़ेगी। पहले लिखेंगे पशुओं की संख्या और दूसरी में लिखेंगे दिनों की संख्या। तो पहले तो दिया गया है 20 पशु 6 दिन, फिर दिया गया है 10 पशु और आ जाएं, मतलब और आएंगे तो पशु ज़्यादा हो जाएंगे। तो 10 और आ गए तो 20 पहले थे, 10 और आ गए तो 30 हो गए। अब दिनों की संख्या हमें निकालनी है। तो पहले करेंगे 20 गुणा 6, 20 गुणा 6 बराबर 30 गुणा अक्स, ये आ गया। अब हम अक्स निकालेंगे तो अक्स बराबर 20 गुणा 6 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे 30 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ 2 दूनी 4 जो है ये इसका अक्स की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो 4 इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः जो भोजन है वो 4 दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में एक ठेकेदार एक आकलन करता है कि जसमिंदर को घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाए तो ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो ज़्यादा व्यक्ति लगेंगे तो काम जल्दी होगा, ये हम जानते हैं। तो हम लिखेंगे माना कि 4 व्यक्ति पुनः तार लगाने का कार्य x दिन में करते हैं। तो पहले वही बॉक्स बनाएंगे। पहले वाले में लिखेंगे दिनों की संख्या मतलब डे, और नीचे लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या मतलब पर्सन, इंसानों की संख्या। पहले तो दी गई है 4 दिन में 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। फिर दिया है 4 व्यक्ति कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो वो हमने x माना तो x यहाँ कर दो। फिर 4 गुणा 3 बराबर 4 गुणा x, 4 गुणा x। तो ये 4 3 12 हो गया और इधर 4x हो गया। x निकालेंगे तो 12/4, 4 को 12 से कैंसिल किया 3, तो x की वैल्यू यहाँ 3 आ चुकी है। तो हम लिखेंगे अतः कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अब हम आगे 7 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बक्से इन बोतलों से भर जाएंगे? तो इसमें भी हम पहले क्या माने कि माना कि x बॉक्स की आवश्यकता होगी, और यदि बॉक्स में 20 बोतलें हर बॉक्स में रखी जाएं तो पहले हम वही इंडेक्स बना लेंगे। पहले कॉलम में आ जाएगा बॉक्सों की संख्या और दूसरे कॉलम में आ जाएगा प्रति बॉक्स बोतलों की संख्या, प्रति बॉक्स बोतलों की संख्या। तो पहले तो दिया गया है 25 बोतलें और 12 बॉक्सों की 25 बॉक्सों की संख्या, और इसमें 12 प्रति बॉक्स बोतलों की संख्या 12 दी गई है। फिर इसमें 20 बोतलें प्रति बॉक्स वाले प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें, तो ये 20 बोतलें यहाँ आ जाएगी। और हमें बॉक्सों की संख्या ज्ञात करनी है तो वो हमने x मान ली। अब हम करेंगे 25 गुणा 12 बराबर 20 गुणा x निकालेंगे तो 25 गुणा 12 ऊपर आ जाएगा और ये 20 गुणा x थे, तो x निकालेंगे तो 20 जो है वो नीचे चला जाएगा। 5 से कट जाएगा 5 25, 5 चौक 20, फिर 12 भी 4 से कट जाएगा, 4 तिये 12, फिर यहाँ 5 गुणा 3 15 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें भरने पर 15 बॉक्स भी
बॉक्स जो है वो भरे जाएंगे। अक्स की जगह 15 बॉक्स हो जाएंगे जो भरे जाएंगे। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की ज़रूरत होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की ज़रूरत होगी। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि निश्चित वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए अक्स मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। मशीनों की संख्या पूछी है तो हमने अक्स मान ली। वही बॉक्स बनाएंगे, पहले लिखेंगे मशीनों की संख्या और फिर लिखेंगे दिनों की संख्या। तो पहले दिन 63 है और मशीनों की संख्या 42 है। फिर दोबारा दिया गया है दिन 54 है और मशीनों की संख्या अक्स मानी है। अब 42 गुणा 63 बराबर अक्स गुणा 54। अब हम क्या करेंगे, अक्स निकालेंगे तो 42 गुणा 63 बट्टा 54। तो ये 6 से कट जाएंगे, 6 7 42, 6 9 54। फिर 9 से 63 कट जाएंगे, 9 7 63 और ये 7 तो 7, 7 गुणा 7 49 हो गए। तो अक्स की वैल्यू यहाँ अपने पास 49 आ चुकी है और हम लिखेंगे अंत में, अतः 49 मशीनों की आवश्यकता इसमें होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 80 किलोमीटर की चाल से कार को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मान लो अक्स घंटे का समय लगता है। तो कितना समय पूछा है तो ये हमने अक्स मान लिया। अब हमें वही सारणी बनानी पड़ेगी। एक सारणी में तो घंटे और एक सारणी में उसकी स्पीड। तो ये तो स्पीड हो गई कि वो किस स्पीड से जा रही है, और ये क्या हो गया, घंटे हो गया, समय मतलब घंटे। तो यहाँ 60 की स्पीड से 2 घंटे का समय ले रही है। तो फिर पूछा 80 की स्पीड से कितने घंटे का समय लेगी। तो ये हमने अक्स माना था, वो अक्स हमने यहाँ लिख दिया। अब हम आगे लिख सकते हैं कि अधिक गति होगी कार की तो समय कम लगेगा। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है वो प्रतिलोम समानुपात की स्थिति बन रही है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को 2 से गुणा करो, 60 गुणा 2 बराबर 80 गुणा अक्स, 80 गुणा अक्स। अक्स निकालेंगे तो 80 तो नीचे आ जाएगा और 60 गुणा 2 ऊपर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8 और फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 3/2 घंटे जो है ये इसका आंसर आ चुका है। इसको और आगे हल करें तो हम देखेंगे कि 2 का 3 में भाग देंगे तो एक सही 1/2 घंटे अपने पास आ जाएंगे। तो अंत में हम लिखेंगे, अतः कार को 1.5 घंटे में मतलब 1 घंटे 30 मिनट का समय अपने 80 किलोमीटर की चाल से अपने वो गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। तो वो 2 व्यक्ति हैं और वो 3 दिन में लगा सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कार्य शुरू होने से पहले एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है तो अब ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो कार्य के दिवस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। फिर है एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पहले तो हम पहले की सारणी बनाएंगे, इसमें 2 सारणी बनेंगी। पहले की सारणी हम इस प्रकार बनाएंगे। पहले की सारणी में व्यक्तियों की संख्या मतलब पर्सन की संख्या और डे मतलब दिनों की संख्या ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 2 व्यक्ति 3 दिन में कर रहे हैं। तो फिर पूछा है एक व्यक्ति, क्योंकि एक बीमार हो गया तो एक ही बचा, एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा वो कार्य, तो अक्स मान लिया। फिर हम आगे लिखेंगे कि जितने कम व्यक्ति होंगे खिड़कियां लगाने में उतने ही ज़्यादा दिन लगेंगे। तो यहाँ जो स्थिति बनेगी वो बनेगी प्रतिलोम समानुपात की। तो यहाँ 2 गुणा 3 बराबर 1 गुणा अक्स।
अक्स निकालेंगे तो 2 गुणा 3 तो ऊपर हो जाएगा, नीचे बट्टा में 1 है तो 3 दूनी 6 तो 6 दिन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए काम को एक व्यक्ति 6 दिन में पूरा करता है। ये तो हो गया पहले वाला। अब सेकेंड वाले का करेंगे तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना कि अक्स व्यक्ति खिड़कियों को 1 दिन में लगाएंगे। तो यहाँ सारणी बनाएंगे, अक्स व्यक्ति खिड़कियों को 1 दिन में लगाएंगे तो पहले व्यक्तियों की संख्या और फिर दिनों की संख्या। तो पहले 2 व्यक्ति थे, 3 दिन थे, तो बाद में ये स्थिति बदल गई। बाद में 1 दिन में कितने व्यक्ति काम पर लगेंगे तो वो हमने अक्स मान लिया। तो इसमें 2 गुणा 3 मतलब ये वाला, फिर बराबर अक्स गुणा 1, अक्स गुणा 1। अक्स निकालेंगे तो 1 नीचे चला जाएगा, ऊपर 2 गुणा 3 रहेंगे तो वही 3 दूनी 6 आ गया। तो इसमें भी 6 आंसर आ गया। अंत में हम लिखेंगे कि अतः दिए गए काम को 6 व्यक्ति जो हैं वो 1 दिन में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर इनका आंसर आ चुका है। अब देखें अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है कि किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं, 8 पीरियड होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो जाएं, 9 पीरियड हो जाएं तो प्रत्येक कालांश कितने समय का हो जाएगा। अगर वो पीरियड बढ़ जाएंगे तो कालांश क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि प्रत्येक कालांश जो है वो अक्स मिनट का होगा। तो यहाँ कालांश का समय पूछा है तो ये हमने अक्स मान लिया। तो अब स्कूल 1 दिन में 9 कालांश यहाँ लगा रहे हैं तो इसके लिए अपनी जो सारणी बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। सबसे पहले तो हम कालांशों के मतलब पीरियडों की संख्या, तो आपको लिखना है पीरियडों की संख्या। दूसरे में आपको लिखना है उसकी अवधि मतलब उसका टाइम, जो पीरियड है उसका टाइम। तो पहले 8 कालांश थे और पीरियडों का टाइम था 45 मिनट। फिर क्या किया, फिर 9 कालांश कर दिए, पीरियडों का टाइम पूछा गया है कि कितने पीरियड, कितने टाइम, कितने मिनट का वो पीरियड होगा। तो ये स्थिति बन गई। तो फिर हम लिखेंगे कि जितने अधिक कालांश होंगे कालांशों की अवधि उतनी ही कम होगी। तो यहाँ भी जो स्थिति बनेगी वो बनेगी प्रतिलोम समानुपात की। तो पहले हम 8 गुणा अक्स 8 गुणा 45 करेंगे बराबर 9 गुणा अक्स। अक्स निकालेंगे तो 9 नीचे चला जाएगा और 8 गुणा 45 ऊपर रहेगा। 9 45 से कट जाएगा 5 बार में और 8 गुणा 5 बराबर 40 मिनट। तो अगर 9 पीरियड हो जाएंगे तो वो 40 मिनट के हो जाएंगे। तो अंत में हम लिखेंगे अतः कालांश की अवधि जो है वो 40 मिनट की होगी। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।